हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम आपके लिए एक नई लेक्चर लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। कल तक हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड फाइनेंस कमीशंस को डिस्कस किया था और आज के इस टॉपिक में माय डियर सीएससी एस्पिरेंट, ऑल सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो पीएससी एंड यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इंक्लूडिंग अदर एग्जामिनेशंस, ये इंडियन पॉलिटी सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल्स कंपोनेंट है। फ्रेंड्स, इंटर स्टेट रिलेशंस होता क्या है, पर्टिकुलरली सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। अभी तक आपने ये पढ़ा कि हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कैन बी डेवलप्ड थ्रू द लेजिस्लेचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज एंड फाइनेंशियली डेवलपमेंट। इस तीनों एरियाज पे हमने डिस्कस किया और फाइनेंशियल एरियाज को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। नाउ इंटर स्टेट रिलेशंस होता क्या है। कोई भी सक्सेसफुल फंक्शंस ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम का जो है वो सिर्फ डिपेंड हारमोनियस रिलेशंस या फिर क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ही नहीं होता है सिर्फ, बट आल्सो बिटवीन द इंटर स्टेट भी होता है। कोई भी रिलेशंस जो सेंटर स्टेट रिलेशन पड़ा वो सिर्फ उस पर ही डिपेंड नहीं है, स्टेट टू स्टेट भी रिलेशन डेवलपमेंट जो है मैटर करता है। और कॉन्स्टिट्यूशंस ये प्रोविजन बनाता है इसके रिगार्डिंग कि इंटर स्टेट रिलेशंस किन एरियाज पे हमें डेवलपमेंट करवाता है, किन एरियाज में ये कॉपरेशन या रिलेशनशिप डेवलप होता है। उसमें सबसे पहले है एडजुडिकेशंस ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, सेकेंड है कोऑर्डिनेशंस थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल्स, एंड फोर्थ इज द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। एंड फोर्थ है फ्रीडम ऑफ ट्रेड यानी इंटरस्टेट ट्रेड, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये these are the 5 areas on the grounds the interstate relationships can be developed। and नाउ ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल से डील होते हैं। आर्टिकल 262 कहता है, प्रोवाइड्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन में एडजुडिकेशंस ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को। कहीं पर दो स्टेटों का डिस्प्यूट्स किसी वाटर के रिलेटेड या किसी रिवर के रिलेटेड होता है तो आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड्स करता है कि उनको कैसे सेटल्ड किया जाए। ये लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। फॉर द एडजुडिकेशंस ऑफ द डिस्प्यूट्स आर कंप्लेंट with respect to the use, distribution and control of water of any interstate river and river valley। पार्लियामेंट ये भी प्रोवाइड कर सकता है कि इसमें ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है इस जुरिस्डिक्शन को इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट्स आर कंप्लेंट। ऐसी कंप्लेंट या डिस्प्यूट जब इंटरस्टेट वाटर्स के ऊपर क्रिएट होती हैं वहाँ पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी यानी ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई हाई कोर्ट अदर कोर्ट्स उसके उस डिस्प्यूट्स के ऊपर अपनी एक्सरसाइज एडजुडिकेट कर सकती, यानी जुरिस्डिक्शन में उनके नहीं होता है। ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटअप करने में एडहॉक ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 or more states in relation to the water of the interstate river या फिर रिवर वैली में। इनके बिटवीन में कोई भी डिस्प्यूट जब होता है इस रिलेशंस को मेंटेन करने में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बिटवीन में होता है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ये पावर है कि वो एक ट्राइब्यूनल जो है वो क्रिएट करे और उसका डिस्प्यूट सेटल्ड करे। ना सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल जो होता है, जब ट्राइब्यूनल सेटअप होता है वो इसकी सारी आर्गूमेंट्स लिसन करता है, हियरिंग करता है और हियरिंग करने के बाद डिसीजन अपना जजमेंट देता है ये ट्राइब्यूनल, और डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल जो होता है वुड बी फाइनल माना जाता है
एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टी टू द डिस्प्यूट्स, और वो जो डिसीजन जो है वो बाइंडिंग हो जाता है टू पार्टीज के बिटवीन में, टू स्टेट्स या मोर देन टू स्टेट्स के बिटवीन में, जिनके बिटवीन में ये डिस्प्यूट्स बन जाता है, यानी डिस्प्यूट होता था। ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई दूसरा कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि in respect of any water disputes which may be referred to such a tribunal under this act। और क्या है, इसके लिए द नीड फॉर एन एक्स्ट्रा मशीनरी, इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी की, जो सेटल करती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। और वो कैसे, जब स्पेशल यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी क्रिएट की जाती है इंटर स्टेट वाटर्स के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, तो Supreme Court would indeed have jurisdiction to decide any dispute। जब स्पेशल जुडिशियल मशीनरी तैयार की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इंडीड ये जुरिस्डिक्शन आ जाती है डिसाइड करने की एनी डिस्प्यूट, जो कोई भी डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन कनेक्शन विद वाटर डिस्प्यूट्स सप्लाईज के रिलेटेड हो रहा हो, कोई भी स्टेट के रिलेटेड वाटर सप्लाईज के रिलेटेड डिस्प्यूट हो रहा हो, स्पेशल जुडिशियल मशीनरी जब क्रिएट की जाती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए, सेटलमेंट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन मिल जाती है इसका डिसीजन लेने के लिए कि ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, जो वाटर सप्लाई जो है जिस पर ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, उसको सेटल करने के लिए। इफ लीगल राइट्स या interest are concerned, but the exercise of most countries has shown that rule of law based upon the analogy of private proprietary interest in water do not afford a satisfactory। ये सेटल किया जाता है बिटवीन द स्टेट्स डिस्प्यूट्स को इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, ज़्यादातर पब्लिक के इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाता है इन द प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर सप्लाईज। अब इसमें होता क्या क्या है, फर्स्ट जैसे कौन कौन से थे, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल था जो सेटअप किया गया था, गोदावरी वाटर ट्राइब्यूनल्स डिस्प्यूट के लिए सेटल किया गया था, रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेटल किया गया था, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेटल किया गया था, एंड कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल सेटल किए गए थे। ये सब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के ट्राइब्यूनल्स हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स क्या होता है फ्रेंड्स, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एस्टैब्लिशमेंट की जाती है इसकी कि इंटर स्टेट काउंसिल एक डेवलप की जाती है, एस्टैब्लिश की जाती है, और उसका इफेक्ट कोऑर्डिनेशन करने में पड़ता है। वो कोऑर्डिनेट करती है बिटवीन स्टेट्स, यानी बिटवीन स्टेट टू स्टेट की कोऑर्डिनेशन में इसका इफेक्ट पड़ता है, एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट इसको एस्टैब्लिश कर सकता है। ऐसी काउंसिल इफ एट एनी टाइम it appears to him that the public interest would be served by its establishment, तो ये डिफाइन किया जा सकता है कि he can define a natural duties to be performed by such a council and its organization and procedure, even though president is empowered। क्या empowerment है प्रेसिडेंट को, क्या पावर है कि डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। आर्टिकल 263 स्पेसिफाई करता है इस ड्यूटीज़ को, दैट कैन बी असाइन टू इट, और ये कौन सी हैं, पहली इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे अराइज बिटवीन स्टेट्स, सेकंड इन्वेस्टिगेटिंग डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स in which the states are the center and the states have a common interest। ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इसको डिस्कस किया जाता है इस सब्जेक्ट्स को। और क्या किया जाता है, रिकमेंडेशन दी जाती हैं अपॉन एनी सच, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो,
और particularly for the better coordination of policy and action on it। इसकी कोऑर्डिनेशन के तहत एक बेस्ट एक्शन लिया जाता है, एक बेस्ट पॉलिसी प्रिपेयर की जाती है और एक्शन लिया जाता है। इसी तरीके से अंडर द अबव प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 263 ये भी बताता है कि प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कर सकता है कुछ आगे काउंसिल और काउंसिल को भी, और जिन काउंसिलों का काम है रिकमेंडेशन देना और कोऑर्डिनेशंस ऑफ पॉलिसी एंड एक्शंस करना। तो ये कौन सी हैं? जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ है फर्स्ट, सेकंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है एंड अर्बन गवर्नमेंट है, सेकंड थर्ड है फॉर रीजनल काउंसिल फॉर फोर रीजनल काउंसिल फॉर सेल टैक्स फॉर द नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न जोन्स। ये काउंसिल भी प्रेसिडेंट सेटल करते, ये एस्टैब्लिशमेंट करता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल्स होती क्या है, ये कब बनी थी? 1983 से 1987 तक एक डिस्प्यूट चला था सेंटर स्टेट रिलेशंस में, और उस पर जे.एस. सरकारिया, एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक कमीशन बनाया गया जिनके वो चेयरमैन बनाए गए, और ये सरकारिया कमीशंस के नाम से जाना जाता था। इस कमीशंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग केस को स्टडी करके इसको एस्टैब्लिशमेंट करने में परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में ये स्ट्रॉन्ग केस बनाया कि इसके लिए रिकमेंडेशन दी जाए इस सरकारी कमीशन द्वारा कि इसको कैसे इंटरस्टेट काउंसिल फ्रॉम अदर बॉडीज़ कैसे एस्टैब्लिशमेंट करें, कैसे सेटल करें। तो इसने ये रिकमेंडेशन दी सरकारी कमीशन ने, और एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेम आर्टिकल 263 ये बताया इट मस्ट बी कॉल्ड द इंटर गवर्नमेंट काउंसिल्स। इसको हम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी कहते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल्स को इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी कहते हैं। और ये कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने कहा, जे.एस. सरकारिया कमीशन ने कहा कि काउंसिल शुड बी चार्ज्ड विद द ड्यूटीज लेड डाउन इन क्लासेस बी एंड सी ऑफ आर्टिकल 263। इसके पर्सुएंस में जो आगे रिकमेंडेशन है सरकारी कमीशन की, उस समय जनता दल गवर्नमेंट रूल्ड में थी, जिनको हेडेड कर रहे थे वीपी सिंह। एस्टैब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल 1990 में, और ये किस बेस पे बनाए थे, इनके कौन से मेंबर्स थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। प्राइम मिनिस्टर वाज एज ए चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव assemblies, administrators of union territories not having legislative assemblies, not having legislative assemblies। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको जानकारी दूं कि इंडिया में जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उन यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 2 ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। वन इज़ दिल्ली एंड सेकंड इज़ द पुडुचेरी। The only 2 territories, union territories, have the legislative assemblies, and another, apart from that, 6 union territory have no legislative assemblies। तो legislative assembly के जो members not having legislative, इसमें वो union territories को भी शामिल किया गया था जिनकी legislative assemblies नहीं है। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल्स के ये एक कमीशन बनाया गया था, और ये कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, और जनता दल गवर्नमेंट में वीपी सिंह हेडेड कर रहे थे। 1990 में ये इंटरस्टेट काउंसिल बनाई थी जिसके ये मेंबर्स थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैविंग ए इंडिपेंडेंट चार्जेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट may be invited when any item related to their ministry to be discussed in the councils। कोई भी आइटम इस डिस्कस करनी हो इस मैटर के रिलेटेड टू दियर मिनिस्ट्री बी डिस्कस्ड इन द काउंसिल में की जाती है। और ये काउंसिल इज़ ए रिकमेंडरी बॉडी थी, और ऑन किस पे? सेंट्रल यानी सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल यूनियन टेरिटरी रिलेशनशिप में इसका काम कोऑर्डिनेशन बनाना था, और ये पहले रिकमेंडेशन देना था। पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए यानी फुल फेथ इन क्रेडिट जो माना जाता है, उसमें होता क्या है? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया
public acts, records, and judicial proceedings of central and every state. The expression public acts includes both legislative and executive acts of the government. ये सब expression public records including any official book या रजिस्टर्ड या रिकॉर्ड जो बनाए जाते हैं पब्लिक सर्वेंट द्वारा, ये डिस्चार्ज किए जाती हैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को। और ये इन पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये भी रखा जाता है। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी इंटरस्टेट का काउंसिल्स है। एक्ट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये इंटरस्टेट काउंसिल्स का काफ़ी, ये इंटरस्टेट रिलेशंस का, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन जैसे होते हैं इंटरस्टेट रिलेशंस में काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। ये मैंने आपको बताया क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स में। और इसी तरीके से इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है आर्टिकल फ्रेंड 301 to 307 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये पार्ट 13 में 13 में होता है कॉन्स्टिट्यूशन के। कोई भी ट्रेड करना हो, कॉमर्स करना हो या इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स करना हो, तो ये इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। आर्टिकल 301 डिक्लेयर करता है कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, ये फ्री होगा। और क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा ऑफ दिस प्रोविजन का, इज टू ब्रेक डाउन द बॉर्डर बैरियर्स बिटवीन द स्टेट्स। कोई भी स्टेट के बिटवीन में जो बॉर्डर है, जैसे जम्मू कश्मीर एंड पंजाब इज द लखनपुर बॉर्डर्स, ये बैरियर को रिड्यूस करता है, ब्रेक डाउन करता है, ट्रेड को ओपन करती है। और क्या करता है फ्रेंड्स बिटवीन द स्टेट्स, और क्या क्रिएट करता है, वन यूनिट विद ए व्यू टू एनकरेज द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन दी कंट्री। ये फ्री ट्रेड फ्रीडम जो है अंडर दिस प्रोविजन इज नॉट कन्फाइंड इन इंटरस्टेट ट्रेड, ये यहीं तक इंटरस्टेट ट्रेड तक कन्फर्म नहीं है कॉमर्स और इंटरकोर्स का, but also extends intrastate trade, commerce and intercourse। ये intrastate trade and commerce intercourse को भी जो है फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 301 अगर वायलेट होगा, whether restriction are imposed at the frontier of any state or at any prior or subsequent stage, तो ये फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 301 द्वारा दी जाती है। इज ए फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होती है किसी भी ट्रेड में, और एक्सेप्ट दोज विच आर प्रोवाइडेड फॉर इन द अदर प्रोविजन, आर्टिकल 302 to 305। ये पार्ट 13 में कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है। और पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं बिटवीन द स्टेट्स और विद इन ए स्टेट ऑफ इन पब्लिक इंटरेस्ट, बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट और अनदर or discriminate between the state except in the case of scarcity of goods in any part of India। इसका कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश नहीं कर सकती, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं। और लेजिस्लेचर जो होता है स्टेट का, वो भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के। बट होता क्या है, द स्टेट और विद इन द स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट होता है ये, बट ए बिल फॉर दिस पर्पज कैन बी इंट्रोड्यूस। इस ऐसा काम जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना है तो लेजिस्लेचर में सबसे पहले बिल को पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसको डिस्कस किया जाता है उन प्रोविजंस को, और सैंक्शन किसके द्वारा लगाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। फर्दर स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रेफरेंस नहीं दे सकती है एक ही स्टेट को और अनदर, या फिर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट्स नहीं कर सकती है। उसके बाद होता है फ्रेंड जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल्स में हमारे ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। जोनल काउंसिल्स ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एस्टैब्लिश की जाती है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, दैट इज़ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा ये एस्टैब्लिश की जाती है, बनाई जाती है। और ये एक्ट डिवाइडेड होता है, कंट्री को डिवाइड करता है 5 जोन्स में। वो कौन कौन से हैं 5 जोन्स, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। और ये प्रोवाइड करते हैं जोनल काउंसिल को ईच जोन में। जबकि फॉर्मिंग दीज जोन, जब ये जोन बनाए गए,
कुछ ऐसे फैक्टर्स लिए गए थे जो इंक्लूड होते हैं, यानी इंक्लूड करते हैं नेचुरल डिविजन्स ऑफ द कंट्री को। वो क्या है? रिवर सिस्टम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी है, एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर्स भी है। ये एरियाज जो इंक्लूड होते हैं इस जोनल काउंसिल्स में, ये फैक्टर्स हैं जो इस जोनल काउंसिल्स में लिए जाते हैं। हर काउंसिल्स कंसिस्ट की जाती है और उनके कुछ मेंबर्स होते हैं। कौन से? जैसे होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इन द जोन्स, and to other ministers from each state in the zone, and the last is administrator of each union territory in this zone। इसके अलावा कुछ और भी पर्सन्स होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इस जोनल काउंसिल से, लेकिन एज एन एडवाइजर्स और विदाउट राइट टू वोट इन दी मीटिंग। जब मीटिंग्स होती हैं उन मेंबर्स की, राइट टू वोट का कोई भी उनको राइट नहीं मिलता, राइट टू वोट नहीं होता है उन मेंबर्स को जो जोनल काउंसिल्स में अदर मेंबर्स रखे जाते हैं। वो कौन से हैं? उसमें एक पर्सन नॉमिनेट किया जाता है, प्लानिंग कमीशन द्वारा पहले होता था लेकिन अब नहीं। अब पर्सन नॉमिनेट जो है नीति आयोग द्वारा किया जाता है, या फिर चीफ सेक्रेटरी, एंड सेकंड पॉइंट है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन दिस जोन, डेवलपमेंट एंड कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन दिस जोन। ये मेंबर्स नॉमिनेट, ये अदर पर्सन जो होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं जोनल काउंसिल्स में। होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है ये कॉमन चेयरमैन होता है 5 जोन काउंसिल्स का, और ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट करता है एज ए वाइस चेयरमैन के नाम से इस काउंसिल में, जो रोटेट होता रहता है, होल्डिंग ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम। ये जोनल काउंसिल का एम जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो प्रमोट करना होता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स को। यानी इस जोनल काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम यही होता है कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को डेवलप किया जाए स्टेट्स के बिटवीन में और यूनियन टेरिटरी एंड सेंटर्स के बिटवीन में। तो ये डिस्कस किया जाता है और इसकी डिस्कस करने के ये डिस्कस्ड, ये जोनल काउंसिल इसको डिस्कस करती है और फिर रिकमेंडेशन बना के इस सब मैटर्स पर, लाइक जैसे इकोनॉमिक है, सोशल प्लानिंग है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट है, सो ऑन, ये सब एरियाज़ पर स्टडी करके इन सब मैटर्स के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है, और इसको डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज़ भी कहते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जोनल काउंसिल का क्या होता है? To achieve an emotional integration of the country. Second, to help in arresting the growth of acute state consciousness, regionalism, linguism, and particularistic trends. Third, ये help करती है removing the after effects of separation in the some cases so that the process of recognition, integration, and economic advancement may synchronize. नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एनेबल करता है सेंटर स्टेट्स के कोऑपरेशन को एक दूसरे के साथ, सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स में, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में, एक्सपीरियंस में, इन ऑर्डर टू इवॉल्व यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ में। ये सब यहाँ पर रिकमेंडेशन बनाई जाती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव्स इनको कंप्लीट करना होता है। और क्या कोऑपरेशन देता है ये टू कोऑपरेट विद ईच अदर्स in the successful and speedy execution of major development projects। कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हों, मेजर डेवलपमेंट करने प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन पे कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसकी रिकमेंडेशन ये जोनल काउंसिल बनाती है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और किसको सिक्योर करती है? सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री में। तो फ्रेंड्स, ये था इंटरस्टेट काउंसिल्स, और now the how interstate relations develop by the establishment of these councils and its main duties, functions, and aims and are objectives to settle the dispute between
two and more states on the grounds of rivers, waters, or other area linguistic minorities regionalism कॉन्शियसनेस ये सब ट्रेंड्स जो हैं ये जितने डिस्प्यूट्स हैं ये इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल भी इसको कहते हैं इंटर जोनल काउंसिल इंटर स्टेट स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो चलता है ये सब इंटर स्टेट रिलेशंस को डेवलप करवाते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर किया गया होता है पार्लियामेंट को इनका डिस्प्यूट सेटल करने में सो फ्रेंड्स द लेक्चर इज ओवर एंड meet with you on tomorrow with the latest lectures. So, till this time, thank you so much. So, subscribe the channel, like and share it with entire peoples who are preparing for civil service examination, UPSC as well as the PSC, including other competitive examination. So, thank you so much and Jai Hind.